आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस। आज आपके लिए लेकर आई हूँ द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के एनसीईआरटी सोल्यूशन, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि जो पीछे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है उसके आंसर्स क्या हो सकते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में डायरेक्टली एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी आए हैं। नो डाउट बहुत सारी बार आए हैं, कई बार उन्हीं को थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे देते हैं, लेकिन फिर आंसर्स तो वही होते हैं, है ना। तो हमको आंसर्स के ऊपर गौर करने की जरूरत है। कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, चैप्टर भी काफी अच्छा है, थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं। पूरे चैप्टर में यही बताया जाता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ कैसे, है ना। या फिर इंडस्ट्रियल, जैसे जब भी हमको किसी भी चीज को कंपेयर करना होता है कि आज के जमाने में ऐसा ऐसा है, तो हम कैसे बता सकते हैं, जब हम उसको पुराने जमाने से कंपेयर करते हैं कि हाँ भैया पहले ऐसा था, फिर अब ऐसा है, तो देखो चेंज आया, है ना। तो ऐसा ही इस चैप्टर में बताया जाता है। पहले प्रोटो इंडस्ट्रियल पीरियड की बात की जाती है कि भैया जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज नहीं थी तब भी प्रोडक्शन तो होता था, बस अंतर इतना था कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में ना होते हुए घरों में, विलेजेस में, कंट्री साइड में लोग बल्क में प्रोड्यूस किया करते थे, फिर मर्चेंट्स उसको ले जाया करते थे और शहरों में बेचा करते थे। समझ आया। तो वो पहले पूरा किस्सा वो पूरा सुनाते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का, कि कैसे मर्चेंट्स वगैरह जो है वो आ, सामान जो है वो आर्टिसंस वगैरह से, क्राफ्टमैन वगैरह से बनवाते थे, है ना। फिर उसके बाद धीरे धीरे फैक्ट्रीज के बारे में बात की जाती है, फिर फैक्ट्रीज से क्या क्या चेंजेस आते हैं उसके बारे में बात की जाती है, फिर इंडिया के बारे में बात की जाती है। तो पूरी कुल मिला के हम समझते हैं कि फैक्ट्रीज वगैरह जो है वो कैसे आई, कैसे मास प्रोडक्शन होने लगा, है ना, और क्या क्या प्रॉब्लम्स आई बीच बीच में, उन सारी चीज़ों के बारे में हमको समझ में आता है। बट द वेरी फर्स्ट नेशन जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था वॉज ब्रिटेन, है ना। कहाँ पे हुआ था? ब्रिटेन में। ठीक है, तो क्वेश्चन हम देख लेते हैं एक एक करके कि आपसे एनसीईआरटी में क्या पूछे हुए हैं। इसका वन शॉट रिवीजन जो है वो आपके पास में ऑलरेडी अवेलेबल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जो है वो मिल जाएंगे आपको, या फिर मिल गए होंगे, अब पता नहीं वो किस सीक्वेंस में आपके तक पहुंचते हैं, लेकिन वो अगर ये मिला है पहले तो वो अगले दिन मिल जाएगा, अगर वो ये बाद में मिला है तो वो आपको मिल चुका होगा। एक बार देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं साथ ही साथ में करवा दूंगी आपको। ठीक है, बस वीडियोस अलग अलग होंगी। ठीक, बात करते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग में बोला गया है वुमेन वर्कर्स इन ब्रिटेन अटैक्ड स्पिनिंग जेनी। तो हमको इन क्वेश्चंस में क्या करना है ना, हमको स्टेटमेंट दिया हुआ है, फिर उस स्टेटमेंट की कथा सुनानी है ना, स्टोरी सुनानी है। ठीक, तो यहाँ पे कथा जो है वो कहानी की हेडिंग क्या है कि वुमेन्स जो है ब्रिटेन में उन्होंने स्पिनिंग जेनी के ऊपर अटैक किया था। तो हाँ देखो, सही बात है। हुआ क्या था कि फैक्ट्रीज जैसे जैसे आई, है ना, इनोवेशन होने लगे, टेक्नोलॉजी आने लगी, तो फिर जो काम पहले 4-5 महिलाएं मिलके किया करती थी, अब वो एक ही महिला उस मशीन के साथ में बैठ के कर सकती है। तो उन 3 महिलाओं का कोई काम नहीं है ना। तो ऐसे में उनका रोजगार उनके पास में नहीं है, उनकी इनकम उनसे छीन ली गई। तो अब उन महिलाओं को उस समय पे क्या लगता था कि ये मशीन आई, इसके कारण जो है वो मेरा रोजगार मुझसे छीन लिया, तो मारो इसको, इसको होना ही नहीं चाहिए था, ये नहीं होती तो अभी हमको हमारा एम्प्लॉयमेंट हमारे पास में रहता। ठीक है, तो बस यही आपको इस आंसर में लिखना है। क्या लिख सकते हो आप कि उन के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का डर था। द फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मेड वर्कर्स हॉस्टाइल टू द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। जो लोगों के अंदर ये डर था कि यार हमसे हमारा काम छिन जाएगा अगर नई टेक्नोलॉजी आ गई तो, क्योंकि उसमें फिर मशीन काम करती है, लोगों का इतना काम होता नहीं है। ठीक है, तो इसकी वजह से वो नई टेक्नोलॉजी के आने से डरते थे, है ना, या फिर उस पर अटैक करते थे, या उसको न लाने की कोशिश करते थे, पसंद नहीं करते थे कुल मिला के। ठीक, जब स्पिनिंग जेनी इंट्रोड्यूस हुई थी वुलन इंडस्ट्री में, तो वुमेन जो है उस समय पे हैंड स्पिनिंग पे अपना काम करती थी। अब उन्होंने क्या किया, उस मशीन को, नई मशीन के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको ये लगा, क्योंकि मशीन के आने से क्या हुआ ना कि जो स्पिनिंग की प्रोसेस थी वो स्पीड अप हो गई, तेजी से काम होने लगा। साथ ही साथ में जो महिलाएं 4 मिलके काम करती थी, अब एक ही महिला का काम हो गया, तो 3 का कोई काम बचा नहीं, है ना। तो रिड्यूस लेबर डिमांड एज बाय टर्निंग वन सिंगल व्हील अ वर्कर कुड सेट इन मोशन नंबर ऑफ स्पिंडल एंड स्पिन सेवरल थ्रेड्स एट अ टाइम। इस मशीन में क्या होता था कि पहले जो काम 3-4 महिलाएं मिलके करती थी, अब यहाँ पे वो एक ही महिला उस मशीन के ऊपर एक बार स्पिंडल जो है वो प्रेस करके, ठीक है, एक बार सिंगल व्हील जो है वो चला के, तो जब एक बार वो सिंगल व्हील चलाई तो सारे के सारे स्पिंडल जो है वो मोशन में आ जाएंगे और थ्रेड बहुत सारा मल्टीपल नंबर में बनने लगेगा, तो बाकी महिलाओं को कोई काम नहीं है ना। तो बस ये आंसर आप इसके अंदर लिख दो। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इन द 17th सेंचुरी मर्चेंट्स फ्रॉम टाउन्स इन यूरोप बिगेन एम्प्लॉइंग पीजेंट्स एंड आर्टिसंस विद इन द कॉलेज, सॉरी विद इन द विलेज। तो देखो क्या हुआ था, जब हम शुरुआत की बात करते हैं तो उसमें आपको कहानी सुनाई जाती है
है ना, कि कैसे प्रोडक्शन होता था। तो प्रोडक्शन कुछ ऐसे होता था कि सिटी में रहने वाले जो मर्चेंट्स थे, मर्चेंट्स मतलब जो लोग सामान को बेचा करते थे या फिर कहीं पे ले जाके बेचते थे, ये आप समझ सकते हो, है ना। तो जो मर्चेंट्स थे उनको, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट था सिटी के अंदर लेबर से काम करवाना, क्योंकि उनके गिल्ड बने हुए थे, है ना, मतलब उनके ग्रुप बने हुए थे कि भैया ये लेबर जो है वो इसी के लिए काम करेंगे, ये लेबर जो है वो इसी के लिए काम करेंगे। जो नए मर्चेंट्स थे उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, उनको लेबर्स मिलते नहीं थे, उनका काम होता नहीं था। तो दे टर्न टू कंट्री साइड कि भैया कंट्री साइड चलते हैं। कंट्री साइड मतलब जो शहरों के कोने पे गांव बसे होते हैं उनकी तरफ चलते हैं, गांव में चलते हैं, वहां पे तो कोई काम करने के लिए तैयार होगा ही। और वाकई में वहां के लोग, गाँव के लोग काम करने के लिए तैयार भी थे, क्योंकि 5 लोग मिलके एक खेत के ऊपर काम कर रहे हैं, इनकम वही के वही है। अब वही तीन, वो काम तो 3 लोगों का ही होता है, जबरन में 5 लोग घसीटते होते हैं। तो उनको भी जरूरत थी कि कोई एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम उनको मिल जाए, है ना। तो जब मर्चेंट्स कंट्री साइड में आने लगे, विलेजेस में आने लगे, बताने लगे कि ऐसा ऐसा काम है, कोई करने के लिए तैयार है क्या, तो ये जो पीजेंट्स थे ये भी सब तैयार हो गए कि हाँ हाँ हम कर लेंगे, हम तो वैसे भी ये हमारी खेती बाड़ी है और एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से विलेजेस में से मर्चेंट्स जो है वो लेबर जो है वो एम्प्लॉय करने लगे। तो बस यही चीज आप लिख दो कि जैसे जैसे वर्ल्ड ट्रेड में एक्सपांशन होने लगा, कॉलोनीज जो है वो बनने लगी, तो गुड्स की डिमांड भी बढ़ गई। ठीक है, जिससे कि क्या हुआ, मर्चेंट्स जो है वो अपना प्रोडक्शन टाउन में नहीं बना पा रहे थे, क्योंकि ट्रेड गिल्ड बने हुए थे, बहुत पावरफुल थे टाउन्स में। इसलिए उन्होंने क्या किया, कंट्री साइड में वो लोग चले गए, क्योंकि कंडीशन वहां पे बहुत फेवरेबल थी। क्योंकि जो कंट्री साइड के लोग थे वहां पर ओपन फील्ड था, है ना। और साथ ही साथ में ओपन फील्ड अब धीरे धीरे थोड़े से कम भी होते जा रहे थे। ऑल्सो द फैक्ट कि कॉमन जो लैंड्स थे वो भी जो लोग उसको यूज करते थे, तो पीजेंट्स जो है वो चाहते थे कि यार कहीं ना कहीं एक और सोर्स ऑफ इनकम हमको मिल जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। तो इसलिए वो भी यहाँ पे आके काम करने लगे। ठीक, फिर पूछा जा रहा है द पोर्ट ऑफ सूरत डिक्लाइंड बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी। सूरत का पोर्ट जो है वो डिक्लाइन हो गया बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी। ऐसा क्या हुआ, तो देखो ऐसा था कि इंडिया में जो सूरत का पोर्ट था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में नहीं आई थी, तब तक जो सामान है वो सूरत के पोर्ट से ही ले जाया जाता था, हुगली पोर्ट से ही ले जाया जाता था, मतलब ट्रेड वहां से होता था। लेकिन फिर जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसने देखा, गोमस्तास को अपॉइंट किया, गोमस्तास जो है वो यहाँ के लोगों को कर्जा वगैरह देने लगे। फिर उसके बाद में कर्जा वगैरह हो गया, लोगों को जो वीवर्स थे उनको कर्जा हो गया, तो फिर वो गोमस्तास के अधीन हो गए, उनको गोमस्तास के लिए काम करना पड़ा, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करना पड़ा। उनके पास में जो दूसरे ऑप्शंस थे, फ्रेंच, डच और ये सारे ऑप्शंस हट गए, क्योंकि कर्जा इनसे लिया हुआ था इन्होंने। तो फिर ऐसे क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मार्केट के ऊपर जो है वो इंडिया में कंट्रोल जमाया। अब काम ईस्ट इंडिया कंपनी के हिसाब से होने लगा, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बॉम्बे, कैलकाटा जैसे पोर्ट जो है वो ज़्यादा कन्वीनियंट थे। तो अपना एक्सपोर्ट जो है वो उन्होंने कलकत्ता, बॉम्बे वाले पोर्ट से करना चालू कर दिया, और हुगली और सूरत के पोर्ट जो है वहां से एक्सपोर्ट जो है, इंपोर्ट जो है वो काफ़ी कम हो गया। तो बस यही कहानी आप इसके अंदर लिख दो कि 1750s के अराउंड जो इंडियन मर्चेंट्स जो है उनका जो नेटवर्क था वो धीरे धीरे टूटने लगा, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज की पावर जो है वो आने लगी थी, इंक्लूडिंग कंसेशन ऑन द लोकल कोर्ट्स एज वेल एज मोनोपोली राइट्स टू ट्रेड, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या ले लिया था, मोनोपोली ले ली थी ट्रेड के ऊपर। मैंने पूरी कहानी आपको सुनाई है चैप्टर में, मजेदार, पूरी अच्छी लंबी चौड़ी करके। तो अगर कोई डाउट है आपको तो एक बार, अगर आपने नहीं देखा है वन शॉट रिविजन, तो पक्के से देख लेना। मैंने आपको एक्स्ट्रा भी चीजें बता के पूरी कहानी लिंक करवाई है, जो आपकी किताब में नहीं दी है, तो इसलिए हमको समझ नहीं आता कि ये कैसे हुआ। तो वो भी मैंने आपको पूरा हिंदी में अच्छे से समझाया कि ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ था। तो वो पूरी कहानी है, आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट कहानी इन एवरी वीडियो। ठीक है, तो अगर आपको वो उसमें इस चैप्टर को लेके कोई भी डाउट है या नहीं समझ आ रहा है, तो एक बार मैं कह दे रही हूँ, चैप्टर का जो वन शॉट रिवीजन है मेरा वाला, उसको जाके जरूर से देख लो, आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ऐसे क्या हुआ, मोनोपोली ट्रेड जो है वो राइट जो है वो ले ली ट्रेड के ऊपर। हुगली और सूरत के ऊपर जो भी काम होता था वो धीरे धीरे डिकेड होने लगा। बॉम्बे और कैलकाटा ग्रो होने लगे, क्योंकि जो नया ट्रेड था वो इन पोर्ट से होने लगा, क्योंकि यूरोपियन शिप्स के लिए बहुत फेवरेबल था यहाँ से। एज अ रिजल्ट बहुत सारे दूसरे ट्रेडिंग हाउसेस जो थे वो कोलैप्स हो गए, यानी कि बंद हो गए।
अगले क्वेश्चन की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड गोमस्थास टू सुपरवाइज द वीवर्स इन इंडिया। तो जो गोमस्थास वाली कहानी है उसमें क्या हुआ ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे इंडिया में ट्रेड करने आई तो उसने देखा कि फ्रेंच है, डच है, स्पेनिश है, बहुत सारे लोग इंडियन वीवर्स से सामान खरीदते हैं। तो इंडियन वीवर्स बहुत भाव में रहते हैं कि जो जितनी ज़्यादा पैसे लगाएगा उसको हम सामान बेचेंगे, नहीं तो हम नहीं बेचेंगे। तो ब्रिटिशर्स को बहुत प्रॉब्लम होती थी, चिट्ठियां लिखा करते थे अपने देश में कि यार हम तो नहीं खरीद पा रहे सामान, बहुत कॉम्पिटिशन है, ऐसा वैसा। फिर इन्होंने दिमाग लगाया, ये कभी भी सामने से आके तो लड़ाई करते नहीं थे, ये दूसरों के कंधों पे बंदूकें रख के बहुत स्मार्टली प्ले करते थे। कभी भी आपने देखा होगा, कभी इन्होंने लड़ाई झगड़े नहीं करे, लेकिन ये तरीके ऐसे अपनाते थे। आप अमेरिका के ऊपर इन्होंने स्मॉल पॉक्स कैसे छोड़ा ये देख लो, अफ्रीका को कैसे कंट्रोल किया ये देख लो, अभी इंडिया का भी जो है वो वीविंग सेक्टर ये बर्बाद किया इन्होंने। ऐसे कैसे बर्बाद किया कि इन्होंने देखा कि यार यहाँ पे तो बहुत ज्यादा कंपटीशन जो है वो हो रहा है, क्या करें, आप क्या किया जा सकता है। तो इन्होंने सोचा कि हम है ना कुछ गोरे लोगों को अपॉइंट करते हैं, गोमस्थास बनाते हैं, है ना। तो इन्होंने ना गोमस्थास को अपॉइंट किया और बोला कि आप इन व्यूअर्स के पास में जाओ और इनकी क्वालिटी वगैरह जो है वो सामान की चेक करो, ठीक है, और जरूरत पड़े तो इनको लोन दे दो, है ना, इनको पैसा दे दो एडवांस में। जब एडवांस में तुम इनको पैसा दे दोगे तो इनको काम तुम्हारे लिए करना पड़ेगा, और बाकी जो फ्रेंच डच वगैरह है फिर इनके लिए काम करेंगे नहीं, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे लिए काम करना पड़ेगा। तो गोमस्थास ने क्या किया, हमारे इंडियन व्यूअर्स के साथ में दोस्ती कर ली, बड़े प्यार से इनकी दुकानों पे जाते, इनको कहते कि तुम्हें पैसे की जरूरत है, बेटी की शादी करनी है, भाई की शादी करनी है, इसको पढ़ाना है, अच्छा कोई बीमार हो गया, पैसा चाहिए, अरे हमसे ले लो, अरे हमसे ले लो। हम भोले वाले थे, हमने बोला वाह यार ये तो बहुत मदद वाले लोग हैं, ले लेते हैं, ठीक है। तो अब ले लिया, अब कोई ऐसा पैसा तो फ्री में देगा नहीं। तो गोमस्थास जो है वो धीरे धीरे क्या करने लगे, हमारे इंडियन व्यूवर्स के ऊपर दबाव बनाने लगे कि तुमने पैसा लिया था हमारा काम करके दो, तुमने पैसा लिया था हमारा काम करके दो। अब जब आपके ऊपर किसी का पैसा नहीं होता है ना तो आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो, लेकिन अब अगर आपने किसी से पैसा ले रखा है तो आपको सामने वाले के हिसाब से काम करना है ना। तो अब इंडियन व्यूअर्स के पास में स्कोप नहीं बचा कि वो दूसरे को सामान बेचे, है ना। अब उनको सामान इन गोमस्थास को ही बेचना है, साथ ही साथ में जो कीमत गोमस्थास बोले उसी कीमत पे बेचना है, क्योंकि लोन लिया हुआ है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अब क्या होता था कि पहले जब ये लोकल मर्चेंट्स वगैरह को इंडियन व्यूअर्स सामान बेचते थे या दूसरे लोगों को बेचते थे तो वो थोड़ी सी सिंपैथी रखते थे इनके साथ में, इनको समझते थे कि हाँ भाई आज नहीं कल दे देंगे, थोड़ी कुछ प्रॉब्लम होगी तो फिर दे देंगे। गोमस्थास तो इनको तो अपॉइंट किया गया था ना, तो दे वर वेरी रूड, दे स्टार्टेड बिहेविंग रूड कि यार क्यों काम करके नहीं दिया। फिर अपने साथ में सिपाहीज लेके आने लगे, प्यून्स लेके आने लगे, बंदूक लेके आने लगे और इंडियन व्यूवर्स के साथ में झगड़े करने लगे। फिर बहुत सारे इंडियन व्यूवर्स झगड़े अगर होते तो फिर वो उनसे लड़ाई भी करते, लेकिन बहुत सारे जो है वो गाँव छोड़ के ही जाने लगे, उन्होंने वीविंग का काम ही बंद कर दिया। तो ऐसे हमारा वीविंग सेक्टर काफी हद तक बर्बाद हो गया था, ठीक है। तो क्या हुआ कि कंपटीशन को हटाने के लिए और कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए और रेगुलर कॉटन और सिल्क जो है वो जाता रहे इनके देश में, इसलिए कंपनी ने बहुत सीरीज ऑफ स्टेप्स उठाए, कदम उठाए। क्या कदम उठाए, सबसे पहला स्टेप उन्होंने ये उठाया कि जो एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स और ब्रोकर्स है उनको खत्म कर दें। अब मार तो सकते नहीं, खत्म कैसे करें, तो उन्होंने क्या किया कि पेड सर्वेंट को अपॉइंट किया, जिनको गोमस्थास जो है वो कहा जाता है। तो वो उन्होंने वीवर्स के साथ में दोस्ती की, सुपरवाइज किया, सप्लाईज को कलेक्ट किया, क्वालिटी ऑफ क्लॉथ जो है वो उसकी एग्जामिन जो है वो करना उन्होंने शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे वीवर्स जिन लोगों ने इन गोमस्थास से एडवांस लिया था, कंपनी से एडवांस लिया था, वो उनको इस क्लोथ को हैंड ओवर करना पड़ा गोमस्थास को। तो इस तरीके से क्या हुआ कि कंपनी ने गोमस्थास को अपॉइंट किया वीवर्स के लिए, और फिर वो जो मैंने पूरी आपको कहानी सुनाई है वो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, पर गोमस्थास को क्यों अपॉइंट किया गया था ये आप यहाँ पे लिख सकते हो, है ना। तो कुल मिला के एक कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए, जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स थे इनको मार्केट से हटाने के लिए, ब्रोकर की चेन तोड़ने के लिए इन्होंने गोमस्थास को अपॉइंट किया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब इसमें तो कहा जा रहा है ट्रू और फॉल्स हमको बताना है, तो कहानी अगर बड़ा है तो ट्रू और फॉल्स भी हम बता देंगे। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी 80% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स इन यूरोप वाज एम्प्लॉयड इन टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 19th सेंचुरी के अंत आने तक, मतलब खत्म जब 19th सेंचुरी होने वाली थी, करीब 1890s के अराउंड अगर हम बात करें, तो ऐसी स्थिति हो गई थी कि जो बहुत सारी वर्कफोर्स थी यूरोप की वो ऐसी फैक्ट्रीज में काम करने लगी थी जिसमें जो बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस है,
क्या ऐसा था? नहीं। हमने बात की थी कि भैया फैक्ट्रीज आई तो सही, लेकिन लोगों ने उनको पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि जो फैक्ट्रीज की मशीन्स थी वो जो वादे करती थी उतनी फ्रूटफुल थी नहीं, मेंटेनेंस के लिए बहुत पैसा लगता था। अभी भी जो है वो हमने बात की थी चैप्टर में, मैंने आपको बताया था कि काफ़ी सारे लोग अभी भी जो है वो कॉटेज इंडस्ट्रीज में काम कर रहे थे, अपने घरों में काम कर रहे थे, और मास प्रोडक्शन यहाँ पे ज़्यादा हो रहा था एज कम्पेयर टू फैक्ट्रीज। तो क्या हो जाएगा आंसर? फॉल्स। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट फॉर टेक्सटाइल वाज डोमिनेटेड बाय इंडियंस टिल 18th सेंचुरी। तो हाँ, टेक्सटाइल मार्केट इंडियंस के द्वारा डोमिनेटेड था। हमारे यहाँ का कॉटन, हमारे यहाँ का सिल्क हाई क्वालिटी था, हमारे यहाँ से ही लोग ले लेके जाते थे अपने देशों में, है ना। इसीलिए तो ब्रिटिशर्स ने लालच में आके गोमस्तास को अपॉइंट किया, ताकि वो सारा का सारा सामान वही ले जा पाए, दूसरे तो कोई देश के लोग ना ले जा पाए। ठीक है, तो अमेरिकन सिविल वॉर रिजल्टेड इन द रिडक्शन ऑफ कॉटन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। क्या अमेरिका में जो सिविल वॉर हुआ उसकी वजह से इंडिया में से जो कॉटन ले जाते थे ब्रिटिशर्स वो कम हुआ? नहीं, उल्टा बढ़ गया, क्योंकि अमेरिका जब मैनचेस्टर में इंडस्ट्री सेटअप हुई तो अमेरिका से ये कॉटन लेते थे, है ना। लेकिन अमेरिका में जब सिविल वॉर हुआ तो उन्होंने कॉटन का सप्लाई बंद कर दिया, तो ब्रिटिशर्स को याद आया कि हमारे पास में तो इंडिया है ना, तो इन्होंने इंडिया से कॉटन का इम्पोर्ट करना जो है वो चालू कर दिया, बहुत ज्यादा, बहुत हद तक। तो हमारे व्यूवर्स के पास में कॉटन बचता ही नहीं था कि वो अपनी देश के लिए प्रोड्यूस कर पाए। ये सारे के सारे ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ का कॉटन ले जाते थे और अपने देश में अपनी फैक्ट्रीज में उससे सामान या मिल्क क्लॉथ जो है वो बनाते थे। आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। कम नहीं हुआ, उल्टा बढ़ गया था। The introduction of fly shuttle enabled the handloom workers to improve their productivity. फ्लाई शटल के आने से हैंडलूम वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ी थी क्या? हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे ऐसा था, यहाँ पे स्पिनिंग जेनी वाला केस नहीं था, वो तो शुरुआत की बात थी, लेकिन जब फ्लाई शटल वगैरह जैसी टेक्नोलॉजीज आई तो बाकायदा वी कैन से कि हाँ, इससे लोगों की प्रोडक्टिविटी काफ़ी हद तक बढ़ गई थी, लोग काम आसानी से कर पाते थे, काम जल्दी हो जाता था, है ना, प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा हो जाता था। तो बिल्कुल इट इज़ ट्रू। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज मेंट बाय प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है? तो इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब जो फैक्ट्री वाला पीरियड था ना, उसके पहले वाला समय जो है वो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहलाता है। तो क्या आप लिख सकते हो इसमें कि जब फैक्ट्रीज इंग्लैंड और यूरोप में आने लगी थी उसके पहले भी लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता था इंटरनेशनल मार्केट के लिए। उसके फैक्ट्रीज के आने के पहले भी यूरोप और इंग्लैंड में बहुत ज्यादा सामान बनाया जाता था और ऑल ओवर द वर्ल्ड बेचा जाता था। ये जो है वो फैक्ट्रीज में नहीं होता था, पर बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट इस फेज को क्या कहते हैं? फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन और प्रोस्क्योर टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, इस पीरियड के समय बहुत सारे गुड्स जो है वो हाथ से बनाए जाते थे, क्राफ्ट पर्सन बनाते थे इंटरनेशनल मार्केट के लिए, तो फैक्ट्रीज में नहीं बनता था, हाथ से बनता था, लेकिन मास प्रोडक्शन होता था। ठीक है, तो ये कुछ राइट इन ब्रीफ वाले क्वेश्चन है आपकी किताब के, जिसके बारे में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप आपको आंसर लिखने का तरीका समझ आया होगा। वीडियोस वेबसाइट पे, यूट्यूब पे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, कोई पैसे का लेन देन अपने बीच में नहीं है। लेना अगर है तो नॉलेज लो भरपूर और खूब एक्सेल करो। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना ताकि आप ऐसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर जाओ। मिलते हैं अगले वीडियो।